हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो आज हम बुद्धिज़्म के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। अगर पार्ट 1 की बात करते हैं तो उसमें हमने बुद्धा जी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी मैंने आपको बताने की कोशिश की। आज इस पार्ट 2 में हम उनके महापरिनिर्वाणा के बाद मतलब उनकी मृत्यु के बाद जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स रखे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उस काउंसिल्स में से जो नए स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म निकल के आएंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड एट लास्ट जो बुद्धिस्ट स्टैचूज़ के अंदर मुद्राएं बनी होती हैं उसके बारे में कवर करेंगे। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला देंगे तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगी आपकी बुद्धिज़्म को लेके, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। और इन केस इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट हर चीज़ यहाँ पर कवर कर ली है। तो आइए पार्ट 2 को शुरू करते हैं। जो पार्ट 1 की लास्ट लाइन थी कि बुद्धा जी अपने डेथ बेड के ऊपर ये लाइन बोलते हैं, डेट ऑल कॉम्पोजिट थिंग्स डिके स्टोव डिलीजेंटली। तो इसी लाइन से सीखते हुए आप अपने जीवन में हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, और हमेशा अपने दिमाग में चीज़ याद रखेंगे कि एक दिन आपने मर ही जाना है, चाहे आप ऑफिसर बन के मरे या एक आम इंसान बन के। तो अपने आसपास जितने भी लोग हैं प्लीज़ उनको आदर सत्कार दीजिए, और वापस में आपको फिर प्यार भी मिलेगा। तो आइए अगर हम उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ सिंबल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब इन सिंबल्स की इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि जो इनिशियल फेज ऑफ बुद्धिज़्म था तो उसके अंदर मूर्तियां बनाने का रिवाज नहीं था, वो अलाउड नहीं थी। तो जब उन्होंने बुद्धा जी को पूजना होता था, उनकी वर्शिप करनी होती थी, थ्रू द यूज़ ऑफ द सिंबल्स वो बुद्धा जी को पूजा करते थे, उनकी वर्शिप करते थे। तो उसी वजह से इन सिंबल्स का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस है हीनायान फेज ऑफ बुद्धिज़्म के अंदर। आगे चल के जब हम स्कूल्स के बारे में बात करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर इन सिंबल्स के बारे में बात करते हैं सो लोटस एंड जो बुल है वो बुद्धा जी के बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके पीछे रीज़न ये है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब उनकी माता जी को सपना आया था जब वो प्रेग्नेंट थी, तब उनको भगवान ने लोटस और बुल दिखाया था, तो इस वजह से उनके बर्थ को इनके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर उनके रेनन्सिएशन की बात करें तो वो हॉर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको स्टोरी में सुनाया भी था कि जब वो अपने महल से निकलते हैं तो अपने घोड़े पे निकलेंगे अपने फेवरेट चैरिटर के साथ, तो इस वजह से ये पूरा प्रोसेस है। एंड अगर उनकी एनलाइटनमेंट की बात करें तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू द बोधि ट्री। जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे थे उसके थ्रू इनकी एनलाइटनमेंट दिखाई जाती है। एंड देन अगर फर्स्ट सरमन की बात करें जो कि डियर पार्क सारनाथ के अंदर उन्होंने दिया था, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू धामा चक्र परिवर्तन, मतलब कि अब धर्म का चक्कर घूमने लग गया है। एंड एट लास्ट उनके निर्वाणा या फिर मृत्यु को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रू द सिंबल ऑफ फुटप्रिंट्स। तो इन 5 के 5 सिंबल्स को प्लीज़ अच्छे से याद करना, कल को आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच उस तरह से पूछा जा सकता है। तो आइए अब इनको डॉक्ट्रिन या फिर बुद्धा जी की फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिलॉसफी को डिस्कस करने से पहले उन्होंने अपने जब शिष्य थे उनको एक कहानी सुनाई थी, वही कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बेसिकली एक एनालॉगी है ऑफ बोट एंड ड्राफ्ट। इसमें वो अपने शिष्यों से क्या कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी नहर के या फिर किसी भी रिवर के तट के ऊपर खड़े हैं, उसके बैंक के ऊपर खड़े हैं, और आपने दूसरी बैंक के ऊपर जाना है, दूसरी साइड के ऊपर जाना है। तो वो कहते हैं जब आप एक साइड के ऊपर खड़े हैं तो आप किसी बोट या फिर राफ्ट की तलाश करेंगे, और जब आप उसमें बैठ के दूसरे किनारे के ऊपर पहुंच जाएंगे तो उस बोट को उधर ही छोड़ देंगे, आप अपने साथ नहीं लेके जाएंगे लैंड के ऊपर। तो उसी तरह से वो रिलीजन की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पूरा रिलीजन है, जो बुद्धिज़्म है, वो एक तरह से आपकी बोट है सही रास्ते पे जाने के लिए। जब एक बार आप उस सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो रिलीजन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इससे वो कहना ये चाहते थे कि कभी भी आपने अपनी चीज़ों को लेके एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है, हमेशा एक मिडल पाथ लेके चलना है, और कभी भी ये नहीं सोचना कि जो मैं सोच रहा हूँ या फिर ये जो रास्ता है वही सही है। वो कह रहे थे कि अगर हम एक बोट में बैठ के आए हैं तो हो सकता है कि कोई दूसरा इंसान किसी दूसरी बोट में बैठ के आ जाए, तो उसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी आपकी बोट की है, और उसकी डेस्टिनेशन की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी आपकी है। तो इसके थ्रू वो बस ये कहना चाहते थे कि कभी भी ज़िंदगी में आपने एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना। और उसी के साथ आइए उनके डॉक्ट्राइन को शुरू करते हैं। उन अपने टीचिंग्स के अंदर उन्होंने बताया दैट दिस रिलीजन इज ओनली एन उपाया एंड दस नॉट द डॉगमा। तो डॉक्ट्राइन के अंदर बात करें तो उन्होंने 2 तरह की फिलॉसफीज दी हैं। एक तो है 4 नोबल ट्रूथ्स, कि आपकी ज़िंदगी के 4 कड़वी सच्चाइयां हैं, 4 नोबल ट्रूथ्स हैं,
और अगर आपने सही रास्ते के ऊपर चल के एनलाइटनमेंट प्राप्त करनी है तो 8 फोल्ड पाथ है जिसके ऊपर आप चल के सही रास्ते तक पहुंच सकते हैं। अगर इन 4 नोबल ट्रुथ्स की बात करें तो सबसे पहले वो कहते हैं कि देयर इज़ अ ट्रुथ ऑफ सफरिंग, जिसको वो दुखा कहते हैं, कि जो अगर आपकी ज़िंदगी में दुख है तो वो एक सच्चाई है, उससे आप कभी भी दूर नहीं भाग सकते। उसके बाद वो दूसरे स्टेप में कहते हैं समुदाय, मतलब कि ये जो दुख है आपकी ज़िंदगी में आपको पता होना चाहिए इसके पीछे कारण क्या है, ट्रुथ ऑफ द कॉज ऑफ द सफरिंग। एंड थर्ड नंबर पे वो कहते हैं कि अगर ये हमारी ज़िंदगी में कोई दुख है और उसके पीछे कोई कारण है तो उसको दूर करके, उस कारण को दूर करके हम उस सफरिंग को ख़त्म कर सकते हैं, मतलब कि निरुद्ध। ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ द सफरिंग एंड एट लास्ट ट्रुथ ऑफ द पाथ, की मतलब जब आपकी ज़िंदगी में सारे सुख और दुख खत्म हो जाएंगे, कि आप किसी भी चीज़ से डाइवर्टेड नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, तब आप सच के मार्ग के ऊपर, मग के ऊपर चलने लग जाएंगे। तो ये 4 नोबल ट्रूथ हैं। इसी सीक्वेंस में अगर आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, दुख, समुदाय, निरुद्ध एंड मार्ग। तो ये 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। और उसके बाद जब आपने सही रास्ते पे चलना है, मग के ऊपर चलना है, तो ये 8 तरीके हैं जिसके थ्रू आप चल सकते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन। इनके जो आगे पाली में शब्द हैं वो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, इनको रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए उसके आगे, बुद्धा जी ने अपनी पूरी फिलॉसफी को 3 तरह से डिवाइड किया है। सबसे पहले तो बुद्धा जी खुद हैं जो कि फाउंडर या फिर टीचर हैं। देन वी हैव द धम्म, मतलब कि उनकी टीचिंग्स। एंड उसके बाद जो ऑडियंस जो सामने बैठी है, जो उनके शिष्य हैं, डिसाइपल्स है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नंस, उनको वो संघ कहते हैं। ये तीनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो मिडल पाथ के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बुद्धा जी ने अपनी सारी ज़िंदगी मिडल पाथ को प्रोपोगेट किया है, कि कभी भी हमने एक्सट्रीम के ऊपर नहीं चलना। एंड अगर हम 8 फोल्ड पाथ के ऊपर चलेंगे, सो वन कैन रीच द स्टेज ऑफ निर्वाणा, विच मीन्स नॉन अटैचमेंट एंड डाइंग ऑफ द सेंस ऑफ ईगो। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, कल को आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, कि जब भी बुद्धा जी से गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर सवाल किया गया या फिर आत्मा के ऊपर सवाल किया गया, तो या तो वो ज़्यादातर चुप रहे, उन्होंने इग्नोर किया इस सवाल को, या फिर ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ गॉड एंड सोल। अकॉर्डिंग टू हिम सोल इज जस्ट अ मिथ। तो ये डिस्प्यूटेड फैक्ट है। अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो उसमें आत्मा का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस है, और भी धर्मों में आत्मा को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। पर अगर हम स्पेसिफिकली बुद्धिज़्म की बात करें तो ये फैक्ट एक आप याद करके चलेंगे, दैट बुद्धा रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ गॉड, और उसके साथ साथ वो मानते थे कि सोल एक तरह से मिथ है। एंड एट लास्ट, अगर हम इनके ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन जो उस टाइम पे चल रहा था उसके साथ डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में क्या था कि जो हमारा कर्मा है वही हमारा देखा जाएगा। पर बुद्धिज़्म में कहा जाता था कि हो सकता है कि आपने कोई बुरा कर्म ना किया हो, पर अगर आपने कुछ बुरा सोचा भी है तब भी वो आपका गलत कर्म ही माना जाएगा। ये नहीं है कि आपने सोच के अगर उस काम को नहीं किया तो वो आपका कर्म काउंट ही नहीं होगा। तो ये एक स्टार्क डिफरेंस है जो बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के बीच में था। सो अकॉर्डिंग टू हिम, कर्मा इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंशन मोर देन द एक्शन इटसेल्फ। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना। अब बुद्धा जी कहते थे कि जो इंसान है वो 10 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, 10 रियाम्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट रियाम्स है जो आपको पता होने चाहिए, जो कल को आपको इस तरह से 1 कीवर्ड देके भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो है बोधिसत्वास। अब बोधिसत्वास वो उन लोगों के लिए सिंबलाइज करने की बात करते हैं, उन लोगों को बोधिसत्व सिंबलाइज करता है जिन्होंने खुद एनलाइटनमेंट तो प्राप्त कर ली है पर अभी तक वो उस फेज में गए नहीं है ताकि वो दूसरों की भी मदद कर सके एनलाइटनमेंट प्राप्त करने में। तो ये बोधिसत्वास को कहा जाता है। एंड देन वी हैव द मैत्रेय, जिसका मतलब है कि फ्यूचर बुद्धा की, जो फ्यूचर में कोई बुद्धा जी जन्म लेंगे उसको हम मैत्रेय कहते हैं। तो ये जो मैत्रेय है ये आपको 2017 आई गेस में सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मैत्रेय का मतलब क्या है। तो बहुत ही ईजी था, अगर किसी ने ये किया होता तो उसके वहाँ पर 2 नंबर एक तरह से बहुत ही आसान थे। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, बोधिसत्वास क्या होते हैं। सो ही इज एन एनलाइटेंड बीइंग डेस्टाइंड टू बी अ बुद्धा, कि जो बुद्धा बन सकते हैं बट पर्पसली उन्होंने अभी रिमेन कर धरती पे ही रह रहे हैं, सो एज टू टीच अदर्स। एंड देन मैत्रेय का मतलब है फ्यूचर बुद्धा।
उसके बाद अगर हम उनके कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने अपने मॉन्क्स के लिए 5 तरह के रूल्स लगाए हुए थे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले तो कि वायलेंस नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, देन लाइंग और गॉसिप, एंड एट लास्ट टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, एग्जांपल ड्रग्स और ड्रिंक। पर इसके अगेंस्ट भी एक थ्योरी है कि बुद्धिज़्म के अंदर, क्योंकि बुद्धा जी ने कहा था कि जो भी आपको भिक्षा मिलेगी, जो मॉन्क्स होते हैं कि वो लोगों से भिक्षा लेके अपना गुजारा करते हैं, तो उन्होंने कहा था इन केस कभी भी आपको चिकन मिल जाए खाने के लिए, कि भिक्षा के अंदर कोई भी जो आपका लोटा है उसके अंदर जो सामने से जो भिक्षा दे रहा है वो अगर आपको चिकन दे दे या फिर दारू भी दे दे, ड्रिंक्स लिकर भी दे दे, तो भी आपको वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको भगवान ने दिया है। और इसी वजह से आगे चल के फिर उनके धर्म के अंदर थोड़ी बहुत करप्शन आ जाएगी। तो ये एक स्टार्क पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सो आइए वर्ना के ऊपर बात करते हैं कि बुद्धिज़्म का क्या कहना था, कि जिस तरह से पूरा वर्ना सिस्टम के अंदर जो एक्शन के ऊपर नहीं बल्कि जो बर्थ के ऊपर वर्ना सिस्टम बनाया गया था, कि अगर कोई ब्राह्मण के घर कोई बच्चा पैदा होगा तो वो ब्राह्मण वर्ना सिस्टम में जाएगा, कोई क्षत्रिय के घर होगा तो क्षत्रिय बनेगा, वैश्य या शूद्र के घर होगा तो उसी हिसाब से बनेगा। पर बुद्धा जी ये कहते थे कि जो संघ के अंदर कोई भी वर्ना के सिस्टम के हिसाब से नहीं आएगा, बल्कि वो सबके लिए खुला है, दैट इट इज़ ऑल इंक्लूसिव। इनिशियली ये इस तरह से सिस्टम बनाया गया था, पर बाद में ये देखा गया कि जो स्लेव्स थे या फिर मान लीजिए किसी के ऊपर कोई कर्जा है, वो तभी वहाँ पर उस संघ में एडमिट हो सकेगा, कि अगर किसी स्लेव ने एडमिट होना है तो उसको अपने मास्टर से परमिशन लेके आनी पड़ेगी। तो वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। सो देयर वर सर्टेन नंबर ऑफ कंडीशंस which a joinee must adhere to, example entry of debtors, slaves, soldiers without permission from their respective masters was prohibited। तो अगर कल को आपको आ जाए दैट इट वाज ऑल इंक्लूसिव, कि उसमें कोई भी आ सकता था, तो वो चीज़ गलत होगी। साथ में ये कंडीशन वहाँ पर लगाई गई थी। तो आइए रीजंस की बात करते हैं कि बुद्धिज़्म का इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुआ। सबसे पहले तो बेसिक अशोक जी का नाम हमारे सामने हमारे जहन में आता है। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज दी थी बुद्धिज़्म को, उस वजह से वो इतना फैला। एंड देन इट अपील टू द कॉमन मैन, क्योंकि बहुत ही सिंपल था इसको फॉलो करना, काफ़ी लिबरल और डेमोक्रेटिक अप्रोच था। एंड बुद्धा जी की खुद की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो काफ़ी चंचल पर्सनैलिटी थी उनकी। हर एक चीज़ को वो लॉजिक के साथ समझाते थे थ्रू द यूज़ ऑफ एग्जांपल। जैसे मैंने आपको बोट एंड ड्राफ्ट की एनालॉजी बताई थी, तो अगर किसी को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं तो बहुत ही आसानी से हमारी चीज़ प्रोपोगेट आगे हो जाती है। देन रोल ऑफ पाली लैंग्वेज, कि उस टाइम के लोग क्योंकि पाली में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे तो उन्होंने वही लैंग्वेज को चूज़ किया। एंड देन पैट्रोनाइजेशन बाय द मोनार्कीज, जो उस टाइम के ऊपर हमारे इंडिया में राज कर रही थी। देन डिक्लाइन के बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या रीजंस बने इनके डिक्लाइन की वजह से। सो सकम टू द सेम रिचुअल्स एंड डॉगमास, सॉरी यहाँ पर डॉगमास आएगा, विच इट हैड इनिशियली डिनाउंस्ड, कि ये बने तो इसलिए थे कि जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस चल रही थी, कि उसमें जो कम्प्लेक्स रिचुअल्स थे उसके अगेंस्ट, पर क्योंकि ये खुद भी विद द टाइम उसी तरह से करप्ट होते गए, इस वजह से इस जो रिलीजन का एक तरह से डिक्लाइन हमारे को देखने को मिलता है। इसके साथ मैं आपके साथ एक बात यह भी शेयर करना चाहूँगा कि जब भी कोई चीज़ शुरुआत की जाती है, उसके जो पीछे जो इंटेंशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नोबल होते हैं और ट्रूफुल होते हैं, पर विद द टाइम क्योंकि इंसानी फितरत ऐसी है कि इंसान ना चाहते हुए भी उस चीज़ में करप्शन ले आता है, क्योंकि वो हमेशा सच के रास्ते पर नहीं चल सकता। और दुनिया में बहुत ही थोड़े इंसान ऐसे होंगे जो हर टाइम सच के ऊपर चलेंगे। तो आपने देखा होगा कोई भी हम धर्म को ले लें, कोई भी इंसान को ले लें, कोई किसी भी पोस्ट के ऊपर कोई बैठा हो, तो विद द टाइम थोड़ी बहुत तो उसमें करप्शन आ ही जाती है। तो कल को जब आप ऑफिसर बनेंगे या फिर किसी बड़ी पोस्ट पे होंगे तो कोशिश करिए कि हमेशा अपने दिमाग में चीज़ों को ताज़ा रखिए। विद द टाइम हम जिस फीलिंग के साथ चीज़ों को शुरू करते हैं वो भूल जाते हैं और उस प्रोसेस में लग जाते हैं जहाँ पर वो हम फिर करप्शन के रास्ते के ऊपर चलने लग जाते हैं। पर अगर हम उस भावना को जीवित रखें, मतलब कि बहुत ही एक अलग सी एग्जांपल है जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ। मतलब कि जब आप फेल होते हैं, समझिए आप कभी भी फेल हुए हो, तब आपके मन में जो मोटिवेशन होती है कुछ कर गुजरने की, बहुत सारी मेहनत करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम पे आप फेल हुए होते हैं और आपने दुनिया को तब जीतने का मन कर रहा होता है। पर जब थोड़े दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते 10 दिन 20 दिन बाद, आप वही फिर सेम अपनी रोज़मर्रा की आम सी ज़िंदगी में लग जाते हैं और आप उस भावना को भूल जाते हैं कि आपको कितना बुरा लगा था जब आप फेल हुए थे। और यही भावना अगर कोई इंसान हमेशा जगाए रखे तो वो कभी भी ज़िंदगी में फिर हार नहीं सकता।
तो आई होप जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो आप समझेंगे। एंड अगर सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करें कि डिक्लाइन क्यों हुआ, तो लास्ट के आइडल वर्शिप शुरू हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि हिनायान फेज ऑफ बुद्धिज्म के अंदर आइडल वर्शिप बिल्कुल भी नहीं है, एंड ओनली थ्रू द यूज ऑफ सिंबल्स वहाँ पर बुद्धा जी को वर्शिप किया जाता है। महायान के अंदर प्रॉपर मूर्तियां बनने लग जाएंगी, और क्योंकि इसी के अगेंस्ट तो उन्होंने काम पूरा शुरू किया था कि जो हिंदू रिलीजन के अंदर जिस तरह से मूर्तियों को पूजा जाता था उसके अगेंस्ट इन्होंने शुरू किया था, फिर ये भी वही करने लग जाएंगे। एंड देन जो आपको मैंने वो बताया था कि जो वो भिक्षा के लिए जाएंगे तो उसके अंदर उनको कुछ भी मिल जाए, अगर इनको कभी लीकर मिल जाए तो वो भी ये सेवन कर लेते थे। पर विद द टाइम क्योंकि ये उसी करप्ट प्रैक्टिसेस में लग गए, तो यहाँ पर पूरे रिलीजन में करप्शन आ गई। एंड एट लास्ट परसिक्यूशन बाय ऑफ बुद्धिस्ट बाय द मनार्क, जैसे मैंने आपको पुष्यमित्र शुंगा जो इनके अशोक के बाद आएंगे, एंड देन किंग शशांका के बारे में बताया था कि वो चाहते थे हिंदू रिलीजन को प्रमोट करना कि वो हमारा ओरिजिनल रिलीजन है, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल को आपको मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत आसानी से वहाँ पर पॉइंटर लिखाएं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो उपसंपदा, इसका मतलब क्या है कि जब कोई नया बंदा संघ के अंदर शामिल होने जा रहा है एज अ फुल फ्लेजेड मेंबर, तब हम इसको उपसंपदा कहते हैं। सो इट इज़ द ऑर्डिनेशन सेरेमनी, जस्ट अ सेकेंड, सो इट इज़ द ऑर्डिनेशन सेरेमनी व्हेन द नोवाइस, जो कि मतलब कि कोई नया इंसान बिकम्स द फुल फ्लेजेड मेंबर ऑफ द मोनास्टिक कम्युनिटी। उसके बाद है पावना। इसके पीछे कंटेक्स्ट ये है कि जब बुद्धा जी अपनी पूरी ज़िंदगी कभी भी आराम नहीं करते थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक विलेज से दूसरे विलेज, हमेशा अपनी फिलॉसफी को प्रोपगेट करते रहते थे। सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए जब रेनी सीजन हुआ करता था हमारे इंडिया के अंदर, तब सिर्फ एक जगह पे रह के आराम किया करते थे। तब उससे ये एक फेस्टिवल निकला या फिर एक सेरेमनी निकली जिसको हम पावना कहते हैं, विच मीन्स द बुद्धिस्ट हॉलीडे सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून ऑफ द लूनर मंथ। और इस दिन क्या किया जाता है, दैट इट मार्क्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन, कि रेनी सीजन का ये आखिरी दिन है, एंड समटाइम्स कॉल्ड एज बुद्धिस्ट लैंड। इस दिन के अंदर जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क एक जगह के ऊपर रह रहे हैं, अपने पूरे 2 या 3 महीने पीछे जो उस एक जगह पे के ऊपर रहे, उसमें अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो सारे संघ के सामने आके अपनी गलती को बताते थे और पश्चाताप के लिए गुहार लगाते थे। ये उस पूरे प्रोसेस को हम पावना कहते हैं। बेसिकली आप इतनी ही बात याद रख लेना कि आखिर में जब वो रेनी सीजन के अंदर आके लास्ट में अपने पश्चाताप कहते थे कि मेरे से ये गलती हो गई है, उसको वो पावना कहते हैं। एंड एट लास्ट वी है परिव्रजाका, जिसका मतलब है वॉन्डरर, कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में परिव्रजाका को वॉन्डरर कहा जाता है। इन तीनों टर्म्स के बारे में प्लीज़ ध्यान रखना, कल को अगर आपको आ जाए वहाँ पर तो आपकी एक तरह से लॉटरी होगी। तो आइए बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो होती है 483 BC में। किस जगह के ऊपर होगी, सतापने केव्स, राजगीर के अंदर। एंड उस टाइम रूलर कौन सा होगा, सो अजात शत्रु विल बी द रूलर। एंड प्रेसिडेंट कौन होगा, मतलब कि कौन प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा जिसकी पूरी देख रेख में ये बुद्धिस्ट काउंसिल किया जाएगा, सो इट विल बी द महाकश्यप। ये जितने भी फैक्ट्स हैं प्लीज़ रटने ज़रूरी हैं, कल को आपको सीधा पूछा जा सकता है। सो इनको अगर आप किसी भी तरह से कोई निमोनिक बना के याद रख सकते हैं सो वेल एंड गुड, पर आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब अगर पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करें तो ये कब की जाती है, एल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, की जब उनकी बुद्धा जी की मृत्यु होती है तब उनकी टीचिंग्स को कंपाइल करने के लिए ये काउंसिल बुलाई जाती है। एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ विनय पिटका एंड सुता पिटका, जो कि उपाली और अनंत के द्वारा रिसाइड की जाएगी। ये आपको मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में पार्ट 1 में करवा दिया था, आई होप आपको ध्यान में होगा। उसके बाद अगर हम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये 100 साल के बाद 383 BC में की जाएगी। जो पहली है वो 483 BC में होगी, एंड ये वैशाली के अंदर की जाएगी, वो राजगीर के अंदर थी। एंड द रूलर विल बी कालाशोका, एंड प्रेसिडेंट होंगे साबाकामी जी। प्लीज़ नाम सारे ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं स्टार मार्क भी कर रहा हूँ। एंड इसके अंदर एजेंडा क्या था इस काउंसिल को बुलाने का, क्योंकि 100 साल हो चुके हैं सारी टीचिंग्स को कंपाइल किए हुए, तो अलग अलग लोग टीचिंग्स को अपने तरह से इंटरप्रेट करने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि पूरे समाज में अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशंस होंगी और कुछ ग्रुप्स बन जाएंगे, कुछ सेक्ट्स बन जाएंगे, और वो अपनी तरह से बुद्धिज़्म को फिर प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई थी। सो टू सेटल द डिबेट्स ऑन सर्टेन प्रैक्टिसेस अमंग बुद्धिस्ट मॉन्क्स लेड टू द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्ट, जो उस टाइम पे 2 सेक्ट बन चुके थे।
स्थावरवादिन्स एंड द महासंगिकास। अब ये दो सेक्ट हैं एंड दीज टू ग्रुप्स विल इवेंचुअली इन्वॉल्व इनटू थेरावादा एंड महायान बुद्धिज्म, जो हम आगे चल के बुद्धिज्म स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम पहले उस थेरा की बात करें तो ये सिंबलाइज करता था दी एल्डर्स, जो पुरानी रीतियों के साथ ही जो बुद्धा जी ने चलाई थी कि जिस तरह से आइडल वर्शिप नहीं करनी या फिर अपनी पाली लैंग्वेज में ही चीज़ों को प्रोपोगेट करना है, उसके साथ जुड़े हुए थे। और अगर हम महासंगिकास की बात करें तो वो एक तरह से लिबरल थे कि अगर हम बदलते हुए टाइम के साथ बदलती हुई रीतियों को स्टार्ट करेंगे, जैसे हम संस्कृत में प्रोपोगेशन स्टार्ट कर देते हैं या फिर स्टैचूज़ को बनाना शुरू कर देते हैं प्रोपोगेशन के लिए, वर्शिप के लिए, तो ये एक तरह से कॉमन डिवीजन आ चुकी थी। सो द अदर ग्रुप, द ग्रेटर कम्युनिटी कॉल्ड द महासंगिका इन संस्कृत, interpreted Buddhist teachings more liberally but in a way that felt it was truer to his intentions। अगर हम थर्ड का बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो पहली 483 में होगी, देन नेक्स्ट 383 में, एंड जो थर्ड वन है इट विल बी हेल्ड इन 250 BC। और ये किस जगह पे होगी? पाटलिपुत्र के अंदर, और रूलर होंगे अशोक, और जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होंगे ही विल बी द मोगालीपुत्र तिस्सा। प्लीज़ इन सभी फैक्ट्स को अपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो पहले दो सेक्ट्स बन चुके थे उनको आगे दोबारा से उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी, तो इसमें क्या होगा? एक नया स्कूल निकल के आएगा। सो इट विल बी द ओरिजिन ऑफ थेरावादा स्कूल एंड द ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्यूरिफाई द बुद्धिस्ट मूवमेंट फ्रॉम द अपॉर्चुनिस्टिक फैक्ट, कि जो नए लोग आ रहे हैं जो इस पूरे कन्फ्यूजन की वजह से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करके, उनको दूर करने की बात की जा रही है। सो इसी वजह से अभिधामा पिताका को कंपोज किया जाएगा, जो कि एक मॉरल साइकोलॉजी के ऊपर एक पूरी बुक है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाई थी। एंड इसी के चलते बुद्धिस्ट मिशनरीज़ को और कंट्रीज़ में भी भेजा जाएगा अशोक के द्वारा, ताकि वो बुद्धिज़्म को प्रमोट कर सकें। एंड एट लास्ट अगर हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, इसमें हमारे को हीनायान और महायान दो स्कूल्स निकल के आएंगे जो आगे चल के बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है कि महायान और हीनायान कब डिवीजन होती है। सो इट विल बी ड्यूरिंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1st सेंचुरी CE है, प्लेस कश्मीर है, किंग कनिष्क है एंड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वासुमित्र एंड अश्वघोषा। यहाँ पर एक रूलर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा निमोनिक है, वो है AK। तो इस हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि जो पहला हमारा रूलर था वो था अजातशत्रु, देन कालाशोका, अशोका एंड कनिष्क। तो इस हिसाब से आप AK से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले 483 BC, 383 BC, 250 BC एंड 1st सेंचुरी CE, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। और जो शहर हैं कि कहाँ पर वो हुए थे, अगर आप राजा के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा है, अगर अशोक की बात करते हैं तो वो पाटलिपुत्र में थे उस टाइम, कालाशोका की बात करते हैं तो वैशाली में थे, और जब स्टार्टिंग में राजगिरा में की जाएगी क्योंकि वहाँ पर ही सारा हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, तो इस हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं। पर हर एक पॉइंट को जो यहाँ पर लिखा गया है आपने रटना है, कल को कभी भी पूछा जा सकता है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करें तो वो किस वजह से थी? तो इट वाज बेसिकली फॉर द रिकन्सिलिएशन ऑफ द वेरियस कन्फ्लिक्ट जो उस टाइम के ऊपर थे, और फिर दो स्कूल्स हमारे पास निकल के आए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो त्रिपिताका है, जो 3 बुक्स हैं हमारे पास, सुता पिताका, विनय पिताका और अभिधामा पिताका, जो पहले पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, अब उनको संस्कृत में लिखा जाएगा, क्योंकि जो महायान स्कूल है वो संस्कृत लैंग्वेज में अपनी चीज़ों को प्रोपोगेट करना शुरू करेगा। तो ये लॉजिकल चीज़ है जो आपको साथ में ही याद रहेगी। तो यहाँ पर हमारे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हो गए, और आइए अब जो अलग अलग स्कूल्स हैं बुद्धिज़्म के अंदर उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्कूल है हिनायाना स्कूल, जिसको हम थेरावादा स्कूल के नाम से भी जानते हैं। अब थेरा का मतलब होता है एल्डर्स, कि जो लोग पुराने रीति रिवाजों के साथ जुड़ के रहना चाहते थे, कि जिस तरह से बुद्धा जी अपनी चीज़ों को प्रोपोगेट करते थे उसी तरह से हम करेंगे, उसको हम कहते हैं हिनायाना स्कूल या फिर थेरावादा स्कूल। मीनिंग द लेसर पाथ और द डॉक्ट्रिन ऑफ द एल्डर्स। और ये एक तरह से ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी है, क्योंकि ये कुछ भी नया करने से डरते थे। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म, एंड इनकी जो प्रोपोगेटिंग लैंग्वेज थी वो थी पाली। उसके बाद अगर हम इसके आगे बात करें, ये बुद्धा जी को किस तरह से मानते थे, तो ये बुद्धा जी को कहते थे कि वो एक तरह से इंसान ही है जो सच के रास्ते पे चलते हुए एनलाइटनमेंट प्राप्त कर चुके हैं। सो दे ट्रीटेड बुद्धा एज नथिंग मोर देन अनदर ह्यूमन बीइंग वो डज नॉट इन्वॉल्व इन आइडल वर्शिप। ये मैं पॉइंट आपको पहले ही समझा चुका हूँ। एंड ही ट्राइज टू अटेन इंडिविजुअल सल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन।
एंड इनके हिसाब से जो किसी भी इंसान का अल्टीमेट एम होना चाहिए वो है निर्वाणा, कि किस हिसाब से वो एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता है। अगर आज के टाइम में ये किस किस देश में पाया जाता है, सो बेसिकली श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के अंदर इनको पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अशोक ने हीनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दी थी। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल को आपको पूछा जा सकता है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। और ये एक पॉइंट की जो हमारा सेलिब्रेशन का पाथ है वो किसके थ्रू है, इनके हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू है। तो आइए महायान की बात करते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडर्निटी के साथ चलते हुए नए रीति रिवाजों को अपना लिया था। संस्कृत लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, और उसके साथ साथ दे विल स्टार्ट द आइडल वर्शिप, और इसी वजह से इनको दी ग्रेटर पाथ कहते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से अपनी चीज़ों को प्रोपोगेट कर सकते थे, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ हेटेरोडॉक्सिक्स। एंड इनके आगे चल के फिर दो नई फिलॉसफीज इनमें से निकलेंगी, मध्यमिका एंड द योगाचारा। ये आपको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो मध्यमिका है और जो साथ में योगाचार है वो इन्हीं में से निकला था। एंड एट लास्ट अगर हम हीनायान की बात करें तो वो बुद्धा जी को किसी भी इंसान की तरह ही मानते थे, पर महायान के लोग बुद्धा जी को एज अ फॉर्म ऑफ गॉड मानते थे, एज इक्वल टू गॉड मानते थे, एंड वर्शिप आइडल्स ऑफ बुद्धाज एंड बोधिसत्वास। ये बोधिसत्वास के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके अलावा हम बात करें कि यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, ये उसका एम था, एंड द एम इज स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। वहाँ पर जो एम था वो था निर्वाणा। सो दे बिलीव इन द मंत्रास, एंड आज के टाइम में ये जापान और चाइना में पैटर्नाइज किया जा रहा है, और जो कनिष्क था उसने महायान बुद्धिज्म को पैटर्नेज दी थी। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो जितने मेरे को रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जहाँ जहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने सारे निकाल के यहाँ पर रख दिए हैं। तो सिर्फ आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आपने इनको रटना है। एंड अकॉर्डिंग टू देम सल्वेशन कैन बी अटेन्ड थ्रू मीन्स ऑफ फेथ एंड डिवोशन टू द माइंडफुलनेस ऑफ द बुद्धा। जो पहले के लोग थे वो क्या कह रहे थे हीनायान वाले, कि थ्रू डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन हम भगवान को पा सकते हैं, सेल्वेशन अचीव कर सकते हैं। पर इनके हिसाब से सेल्वेशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, थ्रू फेथ एंड डिवोशन इन द आइडल वर्शिप, या फिर बुद्धा जी को पूज के। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो जिसकी वजह से इनके अंदर डिवीजन हुआ। तो अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। तो बहुत टाइम के बाद एक नया स्कूल हमारे को देखने को मिलता है, इससे कुछ 200-300 साल बाद, जो जिसका नाम है वज्रयाना स्कूल, जिसका मतलब है व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट। इसके अंदर जो क्या कहते हैं, एक तरह से जो तंत्र मंत्र है वो ऐड हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज तांत्रिक बुद्धिज्म, कि किस तरह से तंत्र मंत्रों का यूज़ करके हम बुद्धिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। सो इट बेसिकली अपीयर्ड इन द ईस्टर्न इंडिया इन द 18th सेंचुरी, एंड जो तिब्बत है जहाँ पर दलाई लामा है वो इसी सेक्ट को आगे प्रमोट करते हैं। एंड इट वाज फाइनली एस्टेब्लिश्ड इन तिब्बत इन द 11th सेंचुरी एज अ रिजल्ट ऑफ द मिशन सेंट फ्रॉम द ग्रेट वज्राना मोनेस्ट्री ऑफ द विक्रमशिला। अगर आप ये ध्यान रखें तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर इनके अंदर डॉक्ट्राइन की बात करते हैं तो दो डॉक्ट्राइन है, टू ट्रुथ्स डॉक्ट्राइन है, एक तो है कन्वेंशनल और दूसरा है अल्टीमेट। अगर हम कन्वेंशनल डॉक्ट्राइन की बात करते हैं तो उसका मतलब है दैट कन्वेंशनल ट्रुथ इज द ट्रुथ ऑफ द कंसेंसस रियलिटी एंड द कॉमन सेंस नोशंस ऑफ व्हाट डज एंड डज नॉट एग्जिस्ट। कि जो हमारी कॉमन सेंस है, जो कन्वेंशनल ट्रुथ है कि हाँ ये चीज़ सच है और ये चीज़ झूठ है, जहाँ पर एक ब्लैक एंड वाइट हम कह सकते हैं। और अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, जहाँ पर ना कोई चीज़ सच है और ना कोई चीज़ झूठ है, एक ही टाइम के ऊपर एक ही चीज़ झूठ और सच दोनों हो सकते हैं, मतलब कि एक ग्रे एरिया है। तो बेसिकली यहाँ का जो ग्रे एरिया है जहाँ पर येस नो दोनों एग्जिस्ट करते हैं एक ही टाइम के ऊपर, वो अल्टीमेट ट्रुथ है। और जो येस और नो जो अलग अलग टाइम के ऊपर एक तरह से वाइट एंड ब्लैक एरियाज हैं, वो हमारे कन्वेंशनल ट्रुथ है, जिसके अंदर हम सारे इंसान जो ह्यूमन बींग्स है वो रहते हैं। थोड़ी फिलोसफिकल बातें हैं, अगर आपको समझ में आ रही हैं सो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही तो आप सीधे चीज़ों को याद कर सकते हैं। सो इट यूजेज हाईली सिम्बॉलिक लैंग्वेज, जो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो ये पूरा वज्रयान स्कूल है जो आज के टाइम में प्रोपेगेट किया जा रहा है, और इनके अंदर जो डीटी है, जो तारा, उसकी वर्शिप की जाती है। और क्योंकि इनके अंदर जो गुरु की जो उपाधि है वो बहुत बड़ी है, तो ये अपने गुरु को कहते हैं लामा, जैसे आज के टाइम में दलाई लामा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये हिमालयन जो नेशंस हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर हम अपने धर्मशाला की बात करें जो हिमाचल प्रदेश में है, उसमें इस पूरे प्रोसेस को प्रोपेगेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने तीनों स्कूल्स की बात कर ली, हीनायान, महायान एंड
लास्ट में वज्रयान स्कूल। इसकी जो आपको PDF मिलेगी प्लीज़ उसको अच्छे से रट लीजिएगा, इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम बोधिसत्वास की बात करते हैं तो बोधिसत्वास के आगे काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं जो आपको काफ़ी जगह लिखे हुए भी मिलेंगे और इसमें से काफ़ी बार आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। उसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े आपके सिर से ऊपर से जाएंगे पर फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले है मंजूश्री। अब ये वो बोधिसत्व है वो रिप्रेजेंट्स विजडम एंड इंसाइट। देन वी हैव अवलोकितेश्वरा, जिसको हम पद्मपाणि के नाम से भी जानते हैं एंड लोकेश्वरा के नाम से भी जानते हैं, एंड ये बुद्धा जी के कंपैशन को रिप्रेजेंट करता है, इन्फिनाइट कंपैशन। देन वी हैव वज्रपाणि जो कि पावर एंड फोर्सफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। देन वी हैव मैत्रेय जो कि है फ्यूचर बुद्धा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। देन वी हैव क्षितगर्भा जिसका मतलब है विच इज वो बुद्धा या वो बोधिसत्व वो इज डिस्टाइंड टू सेव द सोल्स ऑफ ऑल बीइंग्स बिटवीन बुद्धाज डेथ एंड द फ्यूचर बुद्धा जो कि है मैत्रेय, कि जब बुद्धा जी की डेथ होती है और जो मैत्रेय है कि जो कि फ्यूचर बुद्धा है उसके बीच में जो टाइम पीरियड है तो लोगों को उसके बीच में कौन बचाएगा? सो दे विल बी सेव्ड बाय क्षितगर्भा, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास अशाकगर्भा, वो सिंबलाइजेस टू प्यूरिफाई ट्रांसग्रेशन एंड इज नोन एज द ट्विन ब्रदर ऑफ क्षितगर्भा। एंड एट लास्ट वी हैव स्मांतभद्रा which means universal worthy. The bodhisattva who refers to the fundamental and unchanging goodness. And at last we have Sarvarna and Vishkambin who purifies wrongdoings and obstruction. जब कोई enlightenment के पाथ के ऊपर चलेगा तो उसको कौन बचाएगा? तो वो यहाँ पर विश्कम्बिन बचाएंगे। तो थोड़ा नई चीज़ होगी शायद आपके लिए कि ये 5 यहाँ पहले पेज पे हैं और 3 बाद में हैं, पर अगर आप इनको थोड़ा बहुत भी आइडिया रख लेंगे, कल को आपको इनसे मिलता जुलता कोई शब्द मिल जाए और पूछ लिया जाए कि किस रिलीजन से ये बिलोंग करते थे, तो वहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जो चीज़ आपने पक्का रटनी है वो ये है कि एक तो है शाक्यमुनि ट्रिनिटी। अब ये ट्रिनिटी किस चीज़ की है कि बुद्धा जी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो शाक्यमुनि ट्रिनिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन कौन है? एक तो है शाक्यमुनि बुद्धा प्लस समंतभद्रा एंड मंजूश्री जो अभी मैंने आपको पीछे करवाया। देन वी हैव 3 फैमिली प्रोटेक्टर्स। इनमें कौन कौन से 3 फैमिली प्रोटेक्टर्स हैं? सो वी हैव मंजूश्री, अवलोकितेश्वरा एंड वज्रपाणि। ये दोनों फैक्ट्स आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, प्लीज इनको रट लीजिएगा। सो आइए अब मुद्राओं के बारे में बात करते हैं कि बुद्धिज्म के अंदर कौन कौन सी मुद्राएं हैं। तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट मुद्राएं हैं। सबसे पहले तो है धम्मा चक्र मुद्रा, कि जब बुद्धा एनलाइटनमेंट के पाथ के ऊपर उस पीपल के ट्री के नीचे बैठेंगे तब उन्होंने ये मुद्रा बनाई थी। इसके बारे में आप पढ़ लेना जब आपको PDF मिलेगी। देन वी हैव भूमि स्पर्श मुद्रा, कि जब जो मारा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उनका एक टेस्ट हुआ था, जब मारा उनको बहलाने आई थी, उनको डाइवर्ट करने आई थी अपने एनलाइटनमेंट के पास से, तब उन्होंने ये मुद्रा बनाई थी और उन्होंने कहा था कि भगवान आके देखिए कि मैं अपने जो दृढ़ निश्चय से नहीं हटूंगा और आपको पाके ही मानूंगा। सो दिस मुद्रा फॉर्म्ड विद ऑल द 5 फिंगर्स ऑन द राइट हैंड extended to touch the ground symbolizes the Buddha's enlightenment under the Bodhi tree, where he summoned the earth goddess Sthavra to bear witness to his attainment of enlightenment. And at last we have वर्ध मुद्रा, जो सिंबलाइज करती है चैरिटी को, कंपैशन को और बून ग्रांटिंग को। ये जो मैं आपको मुद्राएं करा रहा हूँ ये वर्स्ट के सिनेरियो के लिए है कि कल को आपको कोई भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पर उस चीज़ को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इसी के साथ आपको बुद्धिज्म के बारे में जो भी पता होना चाहिए था हर एक चीज़ डिटेल में करवा दी गई है। जो बोधिसत्वास का पार्ट है वो थोड़ा बोरिंग है, पर अगर आप उसको रट सके सो वेल एंड गुड, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि मैंने अब सब कुछ कर लिया है बुद्धिज्म के रिगार्डिंग। हो सकता है कि बोलते हुए या फिर लेक्चर को डिपार्ट करते हुए तो थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें गलत बोल दी हूँ, प्रोनाउंसिएशन शायद उसकी गलत हो गई, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। पर जो कंटेंट है वो टॉप नॉच है, उसमें आपको कभी कमी नहीं लगेगी और मैं आशा करता हूं कि मैंने अपनी पूरी मेहनत से ये पूरा कंटेंट बनाया है और उसी तरह से आप उस चीज़ को रिवाइज करेंगे और फिर UPSC में अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और अगली बार मैं जैनिज्म के साथ शुरू करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।